हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग पीजीपीपी देख रहे थे एंड इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव कंप्लीटेड 4 पार्ट्स ऑफ पीजीपीपी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 5, जहां पर हमें 2 सेक्शन देखने हैं, सेक्शन नंबर 36 एंड सेक्शन नंबर 37। 30 से लेके 35 डीडीए तक तो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, यानी 35 की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 36। 36 का नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बच्चों? अदर डिडक्शंस। अदर डिडक्शंस, इसका मतलब ये हो गया कि 36 ने एक खर्चे की बात नहीं कर रखी, बहुत सारे खर्चे हैं जो 36 पेंडल में डेबिट करने की परमिशन देता है। टोटल 14 खर्चों के नाम अपन को याद रखने हैं विथ कंडीशंस, अगर कुछ है तो, कि 36 के हिसाब से वो चीज़ पेंडल में आएगी। जैसे अपन ने 28 में पढ़ा था ना कि बहुत सारी इनकम पेंडल में आ सकती है क्रेडिट साइड, वैसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस 36 के हिसाब से पेंडल में डेबिट साइड आ सकते हैं विथ सम कंडीशन। वो हम क्या करते हैं, समझना चालू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो कि पेंडल में आ सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। तो बच्चों, किसी भी बिजनेसमैन ने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम को अपन पीएनएल में लिख सकते हैं एज पर दी सेक्शन 36। गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा है, रिस्क रहती है बच्चों, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएगा, इंश्योरेंस करवा दिया तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी, वो स्टॉक की इंश्योरेंस प्रीमियम को पीएनएल में डेबिट किया जा सकता है। थिंक अबाउट अ ज्वेलर, उसके लिए ज्वेलरी जो होती है वो स्टॉक इन ट्रेड एक हाई रिस्क आइटम है, उसने ज्वेलरी का क्या करा दिया, इंश्योरेंस करा दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी होगी, वो इंश्योरेंस प्रीमियम को वो पीएनएल में लिख सकता है एज पर सेक्शन 36। अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है तो आरटीआरआई सेक्शन 30 अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्चर का इंश्योरेंस कराया है तो 31 आई फॉर इंश्योरेंस। तो बच्चों 30 और 31 में भी इंश्योरेंस कवर्ड थे। 30 में बिल्डिंग का कवर था, 31 में प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का कवर था। अब स्टॉक का इंश्योरेंस कराने की परमिशन किसने दे दी है? सेक्शन नंबर 36 ने दे दी है कि उनकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करोगे वो भी क्या रहेगी, अलाउड रहेगी। ठीक है, कोई और खास बात नहीं, कोई और कंडीशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सपेंडिचर, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराता है, लाइफ इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ यहां कवर्ड नहीं है बच्चों, लाइफ इंश्योरेंस यहां कवर्ड नहीं है। हो सकता है कहीं और कवर्ड हो जाए, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कराता है तो भाई फ्री में तो नहीं होगा, एम्प्लॉयर को एक खर्चा करना पड़ेगा। क्या देनी पड़ेगी? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देनी पड़ेगी। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या रहेगी, अलाउ रहेगी। वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है एज पर 36। वो पीएनएल में क्या की जा सकती है, डेबिट की जा सकती है। लेकिन एक शर्त है, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट होना चाहिए ना, बाय एनी मोड अदर देन कैश। मतलब 1 रुपए की भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने किस में पे कर दी, कैश में पे कर दी। 1 रुपए की भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने किस में पे कर दी है, कैश में पे कर दी, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को पीएनएल में डेबिट नहीं किया जा सकता। आप चेक से पे कर दो, एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो, आप चाहो तो गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ये जो स्टॉक की प्रीमियम है ना बच्चों, उसके ऊपर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, है ना। स्टॉक की प्रीमियम पे ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। वो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, 6,000 रुपए की प्रीमियम कैश में पे कर दी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे कर दी है, क्या ये अलाउड है या नहीं, कितनी अमाउंट अलाउड होगी? तो बच्चों 1 रुपए भी क्या नहीं होंगे, अलाउड नहीं होंगे। सर क्या स्टॉक की इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी भी कैश में पे कर सकते हैं? एज पर 36 में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अपन बाद में एक सेक्शन पढ़ेंगे जो कि कैश एक्सपेंडिचर को रोकता है। तो बच्चों वो वाला सेक्शन स्टॉक के ऊपर भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल के लिए स्टॉक पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे लिमिट आ चुकी है, वो 1 रुपए भी कैश में नहीं हो सकता। ठीक, फिर एक बात और याद रख सकते हो, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है ना बच्चों, वो अप्रूव्ड स्कीम होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम होती है ना, वो अप्रूव्ड स्कीम होनी चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अप्रूव्ड स्कीम। सर अप्रूव किसने कर रखा हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर एडा ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुड बी अप्रूव्ड आइदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द एडा।
दैट्स इट गाइस, 2 खर्चे हो गए अपने। चलो फटाफट बोलो, पहला कौन सा खर्चा था? इंश्योरेंस प्रीमियम। किसके लिए पे करी है? स्टॉक के लिए पे करी है, तो वो क्या रहेगा? अलाउड रहेगा। दूसरा खर्चा क्या था बच्चों? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी है बाय एनी मोड अदर देन कैश, तो वो भी क्या रहेगा? अलाउड रहेगा। वो हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूव्ड स्कीम का हो, अप्रूव्ड किसने करा हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर एडा ने। तीसरा खर्चा जो अलाउड है वो है बोनस एंड कमीशन। बोनस एंड कमीशन, तो बच्चों बोनस एंड कमीशन को आप पीनल में लिख सकते हैं, लेकिन सब लोगों का ध्यान इधर, आप सब लोग इधर देखो, क्योंकि इस पॉइंट में जो सिखाने वाला हूं आने वाले 3-4 पॉइंट में एप्लीकेबल होगा, तो सब लोग इधर ध्यान दो बच्चों। बोनस एंड कमीशन को आप कहां पे लिख सकते हो? पीनल में लिख सकते हो एज पर 36, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। मतलब बोनस एंड कमीशन पीएनएल में आ तो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अब देखिए बच्चों 43B क्या बोलता है? 43B ये बोलता है कि बोनस एंड कमीशन पीएनएल में तभी लिखे जाएंगे जब वो एक्चुअली क्या हो जाए? पे हो जाए। जब वो एक्चुअली क्या हो जाए? पे हो जाए। अगर बोनस एंड कमीशन ड्यू है, पेड नहीं है, तो बच्चों पीएनएल में डेबिट नहीं किए जा सकते। बहुत ध्यान से, बोनस एंड कमीशन पीएनएल में तभी लिखे जाएंगे जब वो एक्चुअली क्या हो जाए? पे हो जाए। हम मर्केंटाइल बेसिस फॉलो करते हैं, तो मर्केंटाइल बेसिस के ऊपर ड्यू बेसिस पे भी खर्चों को अपन क्या कर देते हैं? पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। जैसे सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं हुई, तो आउटस्टैंडिंग के नाम से सैलरी को अपन पीएनएल में क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। लेकिन भाई आप मर्केंटाइल फॉलो कर रहे हो, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। बोनस एंड कमीशन तो पीएनएल में तभी लिखे जाएंगे जब वो एक्चुअली क्या हो जाए? पे हो जाए। सर पे कब तक हो जाना चाहिए? up to the due date of filing of return। आप पे कब तक कर सकते हो बच्चों? प्रीवियस ईयर में पे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप प्रीवियस ईयर में नहीं भी पे कर पाए तो जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है ना, तब तक भी पे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीएनएल में डेबिट कर पाओगे। चलिए इसको समझते हैं। ये 1920 है बच्चों। 1920 में कोई बोनस बनता था तो आपने 1920 में ही पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अलाउ हो जाएगा। लेकिन आपने 1920 में पे नहीं किया, 1920 खत्म हो गया, अब आप 1920 का रिटर्न भरोगे। अब 1920 का रिटर्न कब भरते हैं पता है आपको? देखो डेट क्या रहती है रिटर्न भरने की? डेट 30 सितंबर। जिनका ऑडिट होता है उनके लिए 30 सितंबर होती है, और जिनका ऑडिट नहीं होता है उनके लिए जो डेट रहती है वो क्या रहती है? 31 जुलाई। ये अपन पढ़ेंगे जब रिटर्न का चैप्टर आएगा, तब आपको पता रहेगा कि किन किन लोगों को कब कब रिटर्न भरना पड़ता है। तो रिटर्न भरने की दो ड्यू डेट है अभी आपके लिए, एक तो 31 जुलाई और एक क्या है बच्चों? 30 सितंबर। तो आप बोनस एंड कमीशन कब पे कर सकते हो? 1920 में पे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1920 में नहीं भी पे कर पाए तो रिटर्न भरने की डेट तक, अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी 31 जुलाई तक या 30 सितंबर तक, 30 सितंबर के दिन भी भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी भर दोगे तो वो खर्चा 1920 के पीएनएल में क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। 1920 के पीएनएल में डेबिट नहीं करने दिया जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन एग्जाम्पल को सिंपल बनाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि एसएससी का ऑडिट होता है, तो ड्यू डेट क्या रहेगी बच्चों उसके लिए? रिटर्न भरने की 30 सितंबर रहेगी। बोनस एंड कमीशन जो है से 5 लाख का है। 1920 में वो पे नहीं हुआ, वो पे कर दिया है बच्चों 1 मई 2020 को, यानी 1920 का बोनस था, अब प्रीवियस ईयर तो खत्म हो चुका है, 31 मार्च 2020 पे खत्म हो चुका है, लेकिन आपने बोनस का पेमेंट कब कर दिया? पे कर दिया है 1 मई 2020 को। क्या बोनस 1920 के पीएनएल में लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि वो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले क्या कर दिया गया है? जमा कर दिया गया है। तो ये 1920 के पीएनएल में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जरा इधर देखना, आपने बोनस का पेमेंट कर दिया, 30 सितंबर के दिन ही कर दिया बच्चों। किस दिन कर दिया आपने? 30 सितंबर के दिन ही कर दिया। आप शाम को रिटर्न भरने वाले थे ना, 30 सितंबर के दिन शाम को रिटर्न भरने वाले थे, आपने सुबह ही क्या कर दिया बच्चों? बोनस का पेमेंट कर दिया। क्या पीएनएल में डेबिट करने दिया जाएगा? जी हाँ करने दिया जाएगा, क्योंकि अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक आप क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1920 के पीएनएल में ही क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे।
अब आपने जो बोनस पे किया है बच्चों, वो आपने रिटर्न भर दिया 30 सितंबर को, और जो 1920 का जो बोनस था ना, वो आपने 1 नवंबर 2020 को क्या किया है, पे किया है, यानी आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो क्या ये बोनस जो है 1920 के पीएनएल में आ सकता है क्या? नहीं बच्चों, 1920 के पीएनएल में नहीं आ सकता। तो ये इस साल 1920 में डेबिट नहीं किया जाएगा। अगर बोनस एक्चुअली पे हो जाएगा तो ही डेबिट कर सकते हैं, और पे कब तक हो जाना चाहिए? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है तो बच्चों वो पीएनएल में डेबिट नहीं हो सकता। लेकिन ये पे कब हो चुका है बच्चों, जरा देखिए, ये कब पे हुआ है? 1 नवंबर 2020 को। तो 1920 के तो पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, लेकिन 2021 के पीएनएल में क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक कर दोगे तो 1920 के पीएनएल में ही आ जाएगा, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद करोगे तो जो अगले साल का पीएनएल बनेगा उसमें क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। इतनी सी बात थी बच्चों, आई बात समझ में? चलिए आ जाओ, रिपीट करो मेरे साथ, सब लोग रिपीट करो। क्या बोनस एंड कमीशन को पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बोनस एंड कमीशन को पीएनएल में डेबिट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। 43B क्या बोलता है कि बोनस एंड कमीशन एक्चुअली क्या हो जाने चाहिए, एक्चुअली पे हो जाने चाहिए। पे कब तक हो जाने चाहिए? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होती है? या तो 31 जुलाई या तो फिर क्या होती है, 30 सितंबर। जिनका ऑडिट नहीं होता उनके लिए 31 जुलाई, और जिनका ऑडिट होता है उनके लिए 30 सितंबर। अगर आपका ऑडिट होता है तो से आपके लिए डेट क्या हो जाएगी, 30 सितंबर। 30 सितंबर तक भर दोगे तो 1920 के पीएनएल में ही क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। 30 सितंबर के बाद भरोगे, 30 सितंबर के बाद भरोगे आफ्टर, तो फिर वो 1920 के पीएनएल में नहीं आएगा बच्चों। वो किस साल के पीएनएल में आएगा? वो आएगा नेक्स्ट ईयर के पीएनएल में। आई बात समझ में? चलिए बात खत्म होती है। अपन 43B पढ़ेंगे बच्चों, है ना, 43B पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा आगे, तब और समझेंगे इसके बारे में, लेकिन उसका कनेक्शन 36 से है तो मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, स्टॉक की इंश्योरेंस प्रीमियम पे 43B अप्लाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, बोनस एंड कमीशन पे अप्लाई होता है। तो चलिए बच्चों फटाफट 3 खर्चे बोल दीजिए, कौन कौन से? पहला खर्चा जो 36 ने अलाउ किया है वो क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। दूसरा खर्चा कौन सा अलाउ किया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई कंडीशन है क्या? वो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम अप्रूव होनी चाहिए। किसने अप्रूव करी हो, किसने अप्रूव करी, बोलो मुझको, सबसे आंसर चाहिए मुझको, किसने अप्रूव करी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर ईडा ने। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कैश में चलेगा क्या? 1 रुपए का पेमेंट भी कैश में नहीं चलेगा, इट शुड बी बाय एनी मोड अदर देन कैश। इसके बाद बोनस एंड कमीशन अलाउड है, बोनस एंड कमीशन अलाउड है लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। चलिए फोर्थ एक्सपेंसेस जो अलाउड है, फोर्थ एक्सपेंसेस जो अलाउड है वो जरा देखना बच्चों, क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड फंड। बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। बच्चों हो सकता है एम्प्लॉयर सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करे, रिकॉग्नाइज सुपर एनुएशन फंड, याद है ना, जिसमें 1.5 लाख तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉयर एसपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉयर आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉयर जो होता है सुपर एनुएशन फंड में क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड में क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बच्चों ये सारे फंड्स होते हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, सुपर एनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड। सबके आगे वर्ड क्या लिखा है बच्चों, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अगर वो यूआरपीएफ में करे, यूआरपीएफ में करे यानी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कर दे, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड में कर दे, या फिर वो कर दे अनरिकॉग्नाइज्ड सुपर एनुएशन फंड में कर दे, अनरिकॉग्नाइज्ड बच्चों अलाउड नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड अलाउड नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू दी रिकॉग्नाइज्ड फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू दी रिकॉग्नाइज्ड फंड। तो कौन से फंड हो सकते हैं, एसपीएफ हो सकता है, आरपीएफ हो सकता है ना। एसपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये तो हमेशा रिकॉग्नाइज रहेगा ही रहेगा।
फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसके बाद है रिकॉग्नाइज सुपर एनुएशन फंड, रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड। ये अपन सब पढ़कर आए बच्चों, कहाँ पर, सैलरी हेड में ग्रेचुटी के बारे में बताया था मैंने आपको, सुपर एनुएशन फंड के बारे में बताया था, आरपीएफ के बारे में बताया था, एसपीएफ के बारे में बताया था। यूआरपीएफ भी होता है, लेकिन यूआरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। एम्प्लॉयर अगर रिकॉग्नाइज फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो ही उसको क्या दी जाएगी, डिडक्शन दी जाएगी। सर हमने तो पेंशन भी पढ़ा था, पेंशन अगले पॉइंट में आने वाला है, अभी यहां पर पेंशन कवर्ड नहीं है। तो बच्चों ये सब कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी एज पर सेक्शन 36। एम्प्लॉयर इन सब चीज़ों को पिंडल में क्या कर सकता है, डेबिट कर सकता है। आप मेरा वो पीएफ वाला लेक्चर याद करो जहां पर मैंने बोला था एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, उसमें से कुछ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर अलग से करेगा, तो जो एम्प्लॉयर ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है तो बच्चों वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जी हाँ मिलेगी। किस सेक्शन के अंदर मिलेगी, सेक्शन नंबर 36 में मिलेगी। कुछ कंडीशन है क्या, है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इसका मतलब कौन बताएगा बच्चों, इसका मतलब कौन बताएगा, मतलब आपको इन सब चीज़ों की डिडक्शन तभी मिल पाएगी जब आप इन फंड के अंदर पैसे एक्चुअली जमा कर दो। एक्चुअली पैसे क्या हो जाने चाहिए, डिपॉजिट हो जाना चाहिए इन सारे फंड्स के अंदर। तो सर हम जमा कब तक कर सकते हैं, हम जमा कब तक कर सकते हैं, 43B क्या बोलता है बच्चों, प्रीवियस ईयर में जमा करना तो कर ही दो, वेल एंड गुड, लेकिन प्रीवियस ईयर में जमा नहीं भी कर पाए तो आप कब जमा कर सकते हो, अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अभी पढ़ा ना बोनस एंड कमीशन में, अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होती है, जिनका ऑडिट नहीं होता है तो वो 31 जुलाई तक क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और जिनका ऑडिट होता है, जिनका ऑडिट होता है वो 30 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो उनको 1920 में ही क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ड्यू डेट के बाद करा तो फिर 1920 में रिडक्शन नहीं मिलने वाली। जिस साल जमा किया है से 2021 में, तो 20 और 21 में उनको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। तो आई शुड रादर से एसपीएफ, आरपीएफ, एसएएफ, आरजीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन जब एक्चुअली पे हो जाता है अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तो ही आपको डिडक्शन मिलती, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती। आई बात समझ में। देखो एग्जाम में बहुत सिंपल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹1 लाख, अभी एक्चुअली में कंट्रीब्यूट नहीं किया है, कितनी डिडक्शन मिलेगी, बस ये याद आना चाहिए कि सब्जेक्ट टू 43B है, मतलब कंट्रीब्यूट नहीं किया है तो अभी डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। जब आप एक्चुअली जमा कर दोगे तो ही डिडक्शन मिलेगी। 4 खर्चे हो गए बच्चों, फटाफट बोलो, फटाफट चारों खर्चे बोलो। सबसे पहला खर्चा कौन सा था, सबसे पहला खर्चा था आपका इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक। दूसरा खर्चा कौन सा था, दूसरा खर्चा कौन सा था, बोलो फटाफट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश। तीसरा खर्चा कौन सा था, बोनस एंड कमीशन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। फिर आ गया था एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज फंड, वो भी सब्जेक्ट टू 43B। अनरिकॉग्नाइज कोई सा भी फंड निकल जाए, अगर अनरिकॉग्नाइज फंड निकल जाए तो उसकी रिडक्शन मिलने वाली एम्प्लॉयर को नहीं है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, इट्स अप्रूव्ड पेंशन फंड अंडर सेक्शन 80 CCD। बच्चों ये अप्रूव्ड पेंशन फंड अपन पढ़ेंगे, एक सेक्शन आएगा 80 CCD, फ्यूचर में डिडक्शंस में एक चैप्टर में आएगा। अगर आप एम्प्लॉयर किस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अप्रूव्ड पेंशन फंड में। पेंशन का ट्रीटमेंट तो अपन को बता ही चुका हूँ मैं आपको, सैलरी हेड में एम्प्लॉय के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो भाई एम्प्लॉय को पैसे कैसे मिलेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता होगा फंड में तभी तो एम्प्लॉय को क्या मिलते होंगे बच्चों, पैसे मिलते होंगे। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, इसकी डिडक्शन किसको मिल जाएगी, एम्प्लॉयर को मिल जाएगी। ऐसा किसने कहा है, सेक्शन नंबर 36 ने कहा है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर दी सेक्शन 36, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या होगा पता है, सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस CDA।
मतलब एम्प्लॉयर को डिडक्शन तो मिल सकती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स कितने परसेंट की मिल सकती है बच्चों? 10% ऑफ सैलरी की ही मिल सकती है। मान लो कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख रुपए, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख रुपए, लेकिन जो 10% ऑफ सैलरी निकल के आता है, बेसिक सैलरी प्लस सीडीए निकल कर आता है, वो निकल के आता है 90,000 रुपये। तो मुझे बताओ बच्चों डिडक्शन कितने की मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपये की। मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक की ही क्या मिल सकती है? डिडक्शन मिल सकती है। तो 90,000 तो पीएनएल में डेबिट किए जाएंगे, लेकिन ये भी है सब्जेक्ट टू 43B। सब्जेक्ट टू 43B का मतलब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों। 43B का मतलब क्या होता है? पेंशन फंड में पैसे एक्चुअली क्या हो जाने चाहिए? जमा हो जाने चाहिए। कब तक जमा हो जाने चाहिए? अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी 31 जुलाई या फिर 30 सितंबर तक आप क्या कर दो? जमा कर दोगे, तो प्रीवियस ईयर में ही डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के बाद जमा किया है, ड्यू डेट के बाद जमा किया है, तो जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत। सर जमा ही नहीं किया है तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। आप एक्चुअली पे कर दोगे तो ही आपको क्या मिलना है? डिडक्शन मिलना है। तो बच्चों ये 10% वाली बात इस पे अप्लाई मत कर देना, है ना। जिस पे बोला है उस पे ही अप्लाई करना है। सर ऊपर आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट? अगर जितना करना है कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेंशन फंड के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10% ऑफ सैलरी ही है। आई बात समझ में? चलो फटाफट इधर देखो, 5 पॉइंट हो गए बच्चों। 5वां पॉइंट क्या था? अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है किसमें? पेंशन फंड में। कौन सा पेंशन फंड? जो कि अप्रूव्ड हो और कहाँ पर हो? 80 CCD वाला हो, तो डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस सीडीए। और जो भी डिडक्शन मिलेगी वो सब्जेक्ट टू क्या रहेगा? 43B। तो 43B अपने 3 पॉइंट पे क्या हो चुका है बच्चों? अप्लाई हो चुका है। एक तो किस पे अप्लाई हो चुका है? बोनस एंड कमीशन पे। एक अप्लाई हो चुका है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे। फिर एक अप्लाई हो चुका है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड। अब हम बात करते हैं छठे एक्सपेंडिचर की। छठा एक्सपेंडिचर जो अलाउड है ना बच्चों, वो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। देखो बच्चों, कोई शेयर का बिजनेस करता है, शेयर खरीदने बेचने का बिजनेस करता है, तो बच्चों शेयर खरीदने बेचने पे एक टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो बच्चों वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स उसने पे किया होगा ना, वो अलाउड है एज पर सेक्शन 36। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख के जाना कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउ होता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। अपन कौन सा हेड पढ़ रहे हैं? पीजीबीपी की कैपिटल गेंस, पीजीबीपी। और पीजीबीपी कब लगता है? उसी पर्सन पे लगेगा ना जो शेयर खरीदने बेचने का क्या कर रहा हो? बिजनेस कर रहा हो। तो बच्चों अगर कोई पर्सन शेयर खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहा है और वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करता है, तो वो तो अलाउड है। लेकिन कोई इन्वेस्टर है, शेयर खरीदने बेचने का उसका बिजनेस थी, जैसे कि मैं शेयर खरीदता बेचता हूँ, मैं भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देता हूँगा। शेयर खरीदने बेचने पे हमारे देश में क्या लगता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। लेकिन मेरे लिए कैपिटल गेन्स है, वो मेरे लिए वो पीजीबीपी की इनकम नहीं है। तो बच्चों कैपिटल गेन जिनके ऊपर लगता है ना, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, और जो ट्रेडर होंगे जिनका बिजनेस होगा उनके लिए क्या लगेगा? क्या? पीजीबीपी। तो इन्वेस्टर के लिए जब कैपिटल गेन्स लगता है, तो कैपिटल गेन्स में कोई प्रोविजन नहीं है कि एसटीटी को क्या कर पाओ? माइनस कर पाओ। तो जिनके ऊपर कैपिटल गेन्स लगता है, उनको एसटीटी माइनस करने की परमिशन नहीं है। लेकिन जिनके ऊपर पीजीबीपी लगता है, जो शेयर ट्रेडर है, उनके लिए एसटीटी माइनस करने की परमिशन है। और ऐसा किसने दी है? सेक्शन 36 ने दी है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनाई क्यों? क्योंकि एक हेड में अलाउड है और एक हेड में अलाउड नहीं है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं शेयर खरीदने बेचने का, उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो क्या है? अलाउड है। लेकिन जो कैपिटल गेन्स, जिनके लिए कैपिटल गेन्स हेड अप्लाई होता है, जो शेयर में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, उनका बिजनेस नहीं है वो चीज, तो बच्चों वहां पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस नहीं होगा। तो बच्चों मैं ऐसा बोल दूं कि अगर आप ट्रेडर है, आपका बिजनेस है, तो ये अलाउड है। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन नंबर 36 के अकॉर्डिंग। और आप इन्वेस्टर हो तो नॉट अलाउड। इन्वेस्टर के लिए तो फिर क्या अप्लाई नहीं होता बच्चों? इन्वेस्टर के लिए तो पीजीबीपी अप्लाई नहीं होता, फिर कैपिटल गेन्स अप्लाई होता है। तो कैपिटल गेन्स में साफ मनाही कर दिया है कि एसटीटी माइनस नहीं करने दिया जाएगा। तो वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। मिस्टर राकेश
जो है वो इन्वेस्टर है, यानी कैपिटल गेन लग जाएगा। मिस्टर राकेश इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स एंड उन्होंने एसटीटी पे किया है। अब पीजीबीपी लगेगा, और पीजीबीपी के कौन सा सेक्शन बच्चों 36 बोलता है कि एसटीटी आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। चलिए, और कोई खास बात नहीं थी बच्चों, इतनी ही बात थी। फटाफट आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस पे, वो है कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, तो बच्चों जैसे एसटीटी माइनस कर सकते हो, जो पर्सन कमोडिटी में ट्रेड कर रहा है ना, ट्रेड कर रहा है कमोडिटीज़ के अंदर, तो वो कमोडिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स पे करेगा, माइनस कर सकता है एज पर 36। लेकिन आप इन्वेस्टर्स हो तो बच्चों कैपिटल गेन्स लगेगा, कैपिटल गेन्स के अंदर सीटीटी भी माइनस करने की परमिशन नहीं है। तो सेम बात हो जाएगी, ट्रेडर हो, ट्रेडर है तो अलाउड है, किसके अकॉर्डिंग, 36 के अकॉर्डिंग। और इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर हो तो आई एम सॉरी, कैपिटल गेन्स लगेगा, और कैपिटल गेन्स में सीटीटी माइनस करने की परमिशन नहीं है। चलिए 7 पॉइंट हो गए, सब लोग आंख बंद करिए, अब सब लोग आंख बंद करिए और मेरे साथ 7 पॉइंट बोलिए, फटाफट 7 पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, कोई कंडीशन नहीं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए क्या पे करी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए, इट शुड बी पेड बाय एनी मोर अनदर देन कैश, तो ही क्या होगा, अलाउड होगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड स्कीम में होना चाहिए। अप्रूव्ड किसने करा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर ईडा ने, बात खत्म। तीसरा पॉइंट अपन आ गए थे बोनस एंड कमीशन, सब्जेक्ट टू 43B। 43B अपन पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। 43B के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो 36 से लेना देना है वो तो अपन देख लें। बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन तभी पिंडल में डेबिट कर सकते हैं जब वो एक्चुअली क्या हो जाए, पे। कब तक पे करना है बच्चों, जरा बताओ कब तक पे करना है, प्रीवियस ईयर में ही पे करना है क्या, नहीं, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप, ड्यू डेट तक आप पे कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट यानी 30 सितंबर के दिन तक आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो, तो ही प्रीवियस ईयर में क्या कर दिया जाएगा, अलाउड कर दिया जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, या फिर सुपर एनुएशन फंड रिकॉग्नाइज वाला, या रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड, या फिर बात करते हैं बच्चों स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसकी रिडक्शन आपको मिल जाएगी सेक्शन 36 के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। मतलब ये फंड के अंदर एक्चुअली पे हो जाने चाहिए तो ही डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी पेंशन फंड। पेंशन फंड कौन सा वाला, जो 80CCD वाला है, उसके में जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उसकी रिडक्शन किसको मिल जाएगी, एम्प्लॉयर को मिल जाएगी। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करने की, वो है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी प्लस CDA। एम्प्लॉयर पीएनएल में इतना ही डेबिट कर पाएगा, लेकिन डेबिट कर पाएगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। 43B का मतलब ये होता है कि आपको वो खर्चा पे करना है एक्चुअली कब, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे 2 खर्चे बच्चों, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स माइनस कर सकते हैं, कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स माइनस कर सकते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो पे कर रहा है वो ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है। जिनके ऊपर कैपिटल गेन्स लगता है बच्चों, उनको सीटीटी और एसटीटी माइनस करने की परमिशन नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर है, जिनका बिजनेस है शेयर्स खरीदना बेचना, कमोडिटीज खरीदना बेचना, तो उनके ऊपर 36 लग जाएगा। और 36 ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि आप एसटीटी भी माइनस कर सकते हो और सीटीटी भी क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंडिचर की, जो कि आप माइनस कर सकते हो, दैट इज पॉइंट नंबर 8, लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक। लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक, या फिर इसको बोलते हैं अलावेंसेस फॉर एनिमल, अलावेंसेस फॉर एनिमल्स। क्या बोला बच्चों मैंने, लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक एंड अलावेंसेस फॉर एनिमल, दोनों में से कोई भी नाम इसका यूज किया जा सकता है। अब जरा समझिए क्या होता है इसका मतलब बच्चों। लाइफ स्टॉक, गाय भैंस हाथी, ये सब घोड़े, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, लाइफ स्टॉक कहलाते हैं। तो मैंने आपको बोला था लाइफ स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। मान लो किसी का बिजनेस है दूध बेचने का, तो उसने गाय भैंस खरीदी होगी बच्चों, तो गाय भैंस डेप्रिशिएट, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम भी होती है ना। गाय दूध देना जैसे जैसे कम करती तो उनकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो बच्चों लाइफ स्टॉक पे और एनिमल्स पे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो मान लो कि किसी पर्सन ने गाय खरीदी थी लाख रुपए की, अब वो गाय बूढ़ी हो गई तो उसने गाय बेच दी। अब गाय बेचने पे कितने मिले बच्चों, 10,000 रुपये मिले। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, गाय खरीदी कितने में थी, 1 लाख में, बेची कितने में, 10,000 में, कितने का नुकसान हो गया आपको, 90,000 का नुकसान हो गया। तो जो 90,000 का नुकसान है वो आप पीएनएल में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। दैट 90,000
एक्सपेंडिचर या लॉस, आई शुड रादर से 90,000 के लॉस को आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक आप P&L में क्या कर पाओगे, डेबिट कर पाओगे। कोई सर्कस वाले बच्चों, सर्कस वालों ने हाथी वाती घोड़े वोड़े खरीदे होंगे, अब वो हाथी घोड़े पुराने हो गए, उनने बेच दिया, है ना, या डेथ हो गई बच्चों, 1 रुपये भी नहीं मिले, है ना, 1 रुपये भी नहीं मिले, डेथ हो गई, आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो बच्चों वो 1 लाख रुपए के नुकसान को आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। लॉस ऑन सेल ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, P&L में डेबिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अलाउंसेस फॉर एनिमल्स। बच्चों जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि साउथ में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कभी कभी वो बाहर हाथी खड़े कर देते हैं, और हाथी लोगों का क्या करता है, वेलकम करता है। अब वो हाथी उनके लिए एक तरीके से असेट है, उस असेट पर उनको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो हाथी पुराना हो गया, उन्होंने हाथी बेच दिया, तो उस पर से हाथी खरीदा था लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का हाथी खरीदा था, बेचने में 25,000 रुपये मिले, तो 2 लाख माइनस 25,000 कितने हो गए, 1,75,000 का नुकसान हो गया आपको। तो 1,75,000 का नुकसान आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है सेक्शन नंबर 36 ने। तो बहुत सारे खर्चे कवर कर लिए, 8 खर्चे हो गए हमारे बच्चों सेक्शन नंबर 36 के अंदर। फिर से बोलो, फिर से सारी चीज़ें रिपीट करो, सारी चीज़ें रिपीट करो, फटाफट रिपीट करो। चलो सब आंख बंद करो, वापस से आंख बंद करो। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एनी मोड अदर देन कैश। फिर तीसरा क्या था बच्चों, बोनस एंड कमीशन सब्जेक्ट टू 43B, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज फंड्स, कौन कौन से, SPF, RPF, सुपर एनुएशन फंड, और चौथा कौन सा था, ग्रेचुटी फंड, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस CDA, और सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स भी माइनस कर सकते हो आप, ट्रेडर हो तो, आप इन्वेस्टर हो तो नहीं कर पाओगे, कैपिटल गेंस लगेगा आपके ऊपर है। CTT माइनस कर सकते हो आप ट्रेडर हो तो, लेकिन आप इन्वेस्टर हो तो आप माइनस नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था अलावेंसेस फॉर एनिमल्स। अगर आपके बिजनेस में लाइफ स्टॉक्स यूज़ होते हैं एंड लाइफ स्टॉक को सेल करते टाइम, डिस्कार्ड करते टाइम आपको कोई नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान को आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। ऐसा किसने कहा है, सेक्शन नंबर 36 ने कहा है। नाउ देन पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 जो है बच्चों वो बात करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता है। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। अगेन अ डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोगों का ध्यान एकदम अटेंशन हो जाओ बच्चों, सब लोग इधर देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए मैं एक चीज़, पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूँ। ईजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरा समझिए बच्चों। कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसकी कैपिटल है, वो खुद को इंटरेस्ट दे रहा है, तो सोल प्रोप्राइटर अगर खुद को इंटरेस्ट देता है तो बच्चों ये डिसअलाउड है, ये डिसअलाउड है। आई एम सॉरी, उसको उस इंटरेस्ट को P&L में डेबिट नहीं करने दिया जाएगा। अब इधर देखो, कोई पार्टनरशिप फर्म क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। किसको देगी बच्चों, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स को कैपिटल पे देगी तो वो अलाउड है, तो वो अलाउड है। अगर सोल प्रोप्राइटर अपनी खुद की कैपिटल पे खुद को इंटरेस्ट देता है तो वो डिसअलाउड है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी किसको, पार्टनर्स को, पार्टनर्स की कैपिटल पे, तो वो अलाउड है। लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, सब्जेक्ट टू 40B, नॉट 43B, 40B पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। जब अपन 40 की सीरीज पे आएंगे तब अपन पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो वो अलाउड तो होता है, लेकिन एक सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है जो सेक्शन 40B है, नॉट 43B, है ना बच्चों। वो अपन पढ़ेंगे बाद में, बस अभी लिख के रख लो कि सब्जेक्ट टू 40B। नाउ AOP और BOI अपने मेंबर्स को क्या पे करेगी बच्चों, इंटरेस्ट पे करेगी। अगर AOP BOI अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट पे करेगी तो वो डिसअलाउड है। अगर AOP BOI अपने मेंबर्स को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो वो डिसअलाउड है। फिर जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी भी शेयर होल्डर को कुछ कंडीशन में इंटरेस्ट पे कर सकती है, आपको कंपनी लॉ के बारे में पता होना चाहिए। डिसअलाउड है, डिसअलाउड है, ठीक है बच्चों। तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही केस में अलाउड है। अगर कौन देता है, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देती है अपने पार्टनर्स को
तो वो अलाउड है, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। आई बात समझ में? बाकी किसी केस में अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो एओपी बीओआई हो, चाहे वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्यों ना दे रही हो, तो बच्चों वो क्या रहेगा? डिसअलाउड। पीएनएल में डेबिट नहीं किया जा सकता। पार्टनरशिप फर्म के केस में ही डेबिट किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। बच्चों आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है ना, आपने लोन लिया हुआ, तो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट दोगे तो अलाउड है। आपने किसी से भी लोन लिया हो सकता है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन आपने किससे भी लोन लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी वाइफ से लोन ले लिया, ब्रदर से लोन ले लिया, फादर से लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी कंपनी से लोन ले लिया, डज नॉट मैटर। अगर आपने लोन लिया है किसी से भी, जेन्युइन लोन है, उसके ऊपर आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो 100% क्या है बच्चों? अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आती। किसी से भी लोन लो, है ना, लोन होना चाहिए वो। अब लोन और कैपिटल में आप लोगों को फर्क पता होगा बच्चों, है ना, लोन और कैपिटल में यू शुड नो दी डिफरेंस, है ना। अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट दिया है वो क्या रहेगा? अलाउड रहेगा। अब जरा देखिए, अगर आपने लोन लिया है कैपिटल असेट परचेस करने के लिए, जरा ध्यान से सुनना इधर। अगर आपने लोन लिया है बच्चों कैपिटल असेट परचेस करने के लिए, तो असेट एक्वायर करने से लेके इंस्टॉल करने तक, क्या बोला मैंने बच्चों? असेट एक्वायर करने से लेके इंस्टॉल करने तक का इंटरेस्ट जो होगा वो पीएनएल में आएगा कि वो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा? वो तो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहां पर आ जाएगा? पीएनएल में आ जाएगा। वापस सुनो, अगर आपने लोन लिया है किसके लिए? असेट परचेस करने के लिए, कैपिटल असेट परचेस करने के लिए, तो असेट को एक्वायर करने से लेके इंस्टॉल करने तक का, असेट को एक्वायर करने से लेके इंस्टॉल करने तक का जो भी इंटरेस्ट है वो असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। ये अपन पढ़कर आए हैं। तो 36 ने क्या बोला कि जो असेट की कॉस्ट में ऐड होना बंद हो जाएगा, यानी इंस्टॉल होने के बाद का जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहां पर आ जाएगा? पीएनएल में आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल असेट से परचेस की वाली बात ध्यान रखना। फिर जरा देखिए, आप लोन किससे ले सकते हैं बच्चों? आप लोन ले सकते हो बैंक से, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर अदर्स से। भाई से लोन ले लिया, मदर से लोन ले लिया, फादर से लोन ले लिया, गर्लफ्रेंड से लोन ले लिया, वाइफ से लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, किसी प्राइवेट कंपनी से लोन ले लिया, किसी से भी लोन ले लिया, है ना, से जहाँ जॉब करते हो वहीं से लोन ले लिया, तो अदर्स सेगमेंट। आपने बैंक से लोन लिया या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, इंटरेस्ट दोनों जगह दोगे। यहाँ पर भी इंटरेस्ट पे करोगे और यहाँ पर भी क्या करोगे बच्चों? इंटरेस्ट पे करोगे। तो इंटरेस्ट तो यहाँ पर भी पे होना है। तो बच्चों अगर आप बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो उनका इंटरेस्ट पीएनएल में तभी डेबिट करने दिया जाएगा जब वो एक्चुअली पे हो जाए, मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है। मतलब अगर आपने एसबीआई से लोन लिया, से बैंक से लोन लिया, और आपने एसबीआई को इंटरेस्ट नहीं दिया है, उनका इंटरेस्ट ड्यू है, आप उनका इंटरेस्ट अभी पे नहीं कर रहे हो, तो इनकम टैक्स वाले उस इंटरेस्ट को पीएनएल में डेबिट नहीं करने देंगे। सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, सारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू 43B नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सब लोग इधर देख लो। सिर्फ कौन सा? जो आपने किससे लिया है? बैंक से लिया है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो ही सब्जेक्ट टू क्या है? 43B है। अगर मैं अपने फ्रेंड से लोन लेता हूं, उसका इंटरेस्ट ड्यू है, मैंने पे नहीं किया है, और मैं मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, तो उस इंटरेस्ट को मैं पीएनएल में डेबिट कर पाऊंगा। अदर्स वाला 43B की बात नहीं अप्लाई होती अदर्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होती है? अगर आप इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो अलाउ तभी होगा जब वो एक्चुअली पे हो जाए एज पर 43B। और 43B क्या बोलता है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक, अप टू दी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आप पे कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जिस साल का था वो इंटरेस्ट से 1920 का, तो उसी साल में अलाउड हो जाएगा। अगर रिटर्न फाइलिंग के बाद पे करते हो तो नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में अलाउड हो जाएगा, वहां के पीएनएल में आ जाएगा। अगर पे ही नहीं करते हो तो आपको पीएनएल में डेबिट करने दिया ही नहीं जाएगा। चलिए समअप करते हैं। क्या पढ़ा अपन ने बच्चों? जरा इधर देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 9 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले अपन किसकी बात कर ले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करके उसको साइड में रख दे। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लो। सोल प्रोप्राइटर अपने आप को इंटरेस्ट देगा, अलाउड है क्या? डिसअलाउड है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, अलाउड है क्या? अलाउड है। लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन विच 43B की 40B कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा बच्चों। 40B आता ही आता है एग्जाम में, टेंशन मत लो, लेकिन अभी सिर्फ लिख के रख लो।
एओपी बीओआई अगर इंटरेस्ट देते हैं अपने किसको, मेंबर्स को, तो बच्चों वो डिसअलाउड है। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, शेयर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देती है, तो वो भी क्या है, डिसअलाउड है। कैपिटल की बात यहां पर खत्म हो गई। फटाफट आ जाते हैं लोन पे। अगर आपने बिजनेस को रन करने के लिए क्या लिया होगा, लोन लिया होगा, किसी से भी लोन लिया होगा, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया होगा, वो इंटरेस्ट क्या है, अलाउड है। लेकिन अगर वो लोन किसके लिए लिया है बच्चों, कैपिटल असेट परचेस करने के लिए लिया है, तो कैपिटल असेट को एक्वायर करने से लेकर इंस्टॉल करने तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वो पीएनएल में नहीं आएगा। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो कहां पर आ सकता है, पीएनएल में आ सकता है, पीएनएल में डेबिट किया जा सकता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रख लेना, अगर आपने लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो वो सब्जेक्ट टू 43B है, तो वो इंटरेस्ट जो पीएनएल में आने वाला था वो तभी आएगा जब वो एक्चुअली क्या हो जाए, पे हो जाए, ड्यू बेसिस पे नहीं आएगा। लेकिन किसी और से लोन ले रखा है जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उनके ऊपर 43B अप्लाई नहीं होगा। मतलब इंटरेस्ट पे नहीं भी किया, ड्यू भी हो चुका है, तो भी वो कहां आ जाएगा, पीएनएल में आ जाएगा। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का केस ही सब्जेक्ट टू क्या है, 43B है। आई बात समझ में। फिर एक बात और लास्ट है ना बच्चों, एक लास्ट बात और, वो जरा सुनो। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने लोन लिया है फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आपने लोन किसके लिए लिया है बच्चों, फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, और अब आप क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। उस लोन के ऊपर क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, तो वो इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। क्या बोला मैंने बच्चों, अगर आपने लोन लिया है किसके लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, तो वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना। आपने अभी 11th-12th में पढ़ा होगा बच्चों, अकाउंटिंग जब सीखी होगी, तो मुझे तो ऐसा याद है कि मुझे तो मेरे टीचर ने सिखाया था कि इनकम टैक्स ड्राइंग होता है, इनकम टैक्स इज़ अ पर्सनल एक्सपेंस, वो पीएनएल में डेबिट नहीं हो सकता, कैपिटल में से माइनस होता है। तो भाई पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए तुम लोन लोगे और उसका इंटरेस्ट दोगे, तो वो तो पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या वो पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों। तो वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स वालों ने बोल दिया कि साहब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स विल नॉट बी डेबिटेड टू दी प्रॉफिट एंड लॉस, उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करने दिया जाएगा। आई बात समझ में। तो बच्चों ये थे अपने 9 पॉइंट। फटाफट से सारे 9 पॉइंट बोल दो मुझे, फटाफट से सारे 9 पॉइंट बोलो वापस। देखो सर बार बार क्यों बुलवाते हो, बार बार क्यों परेशान करते हो, करूंगा बच्चों, मेरी इच्छा, करूंगा परेशान, तुम सब लोगों को परेशान करूंगा। इधर देखिए, सब लोग वापस से बोलिए। देखो मेरा क्या फ़ायदा बच्चों, मेरा तो वैसे ही पहले ही बिना माइक के बोल बोल के मेरा वैसे ही गला दुख जाता है, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद भी तो आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ, आप रिपीट करिए, अपनी ईमानदारी से रिपीट करिए। क्या होगा, उससे याद होते जाएगा, बार बार बोलने से क्या होगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा बोलना ही तो है। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले बोलिए इंश्योरेंस प्रीमियम किसका, स्टॉक का। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कोई कंडीशन याद रहेगी क्या, अदर देन कैश। तीसरा बोनस एंड कमीशन सब्जेक्ट टू 43B। चौथा क्या था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वॉट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू वॉट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स, SPF। फिर आया था रिकॉग्नाइज सुपर एनुएशन फंड, और फिर आया था आपका वहां पर रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी फंड। अलाउड है, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। लेकिन अनरिकॉग्नाइज कोई से भी फंड में अलाउड नहीं है, 10% की लिमिट यहां पर नहीं है। पेंशन फंड के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हैं जो 80 CCD वाला है, अलाउड है, सब्जेक्ट टू 10% मैक्सिमम लिमिट। 10% ऑफ व्हाट बच्चों, सैलरी। एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूट किया उसमें से पहले आप देखना 10% ऑफ सैलरी कितना होता है। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस CDA, वो माइनस, वो वहाँ 10% तक ही अलाउड रहेगा, और वो भी अलाउड तब रहेगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। फिर CTT STT तभी अलाउड होता है जब आप ट्रेडर्स हो। अगर आपके ऊपर कैपिटल गेन सप्लाई होता है तो CTT STT माइनस नहीं कर सकते। अगर आपके बिजनेस में एनिमल यूज़ हो रहे हैं और एनिमल को बेचने पर कोई नुकसान हुआ है तो वो अलाउंसेस है, उसको आप पीडल में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। एंड जो हमने आखिरी में देखा वो देखा था बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोलो मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो माइनस कर सकता है, नहीं कर सकता। पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती, कर सकती, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B की 40B, 43B की 40B, 40B। कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देगी तो माइनस नहीं कर पाएगी। AOP BOI अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट देंगे तो माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोन लेते हो, किसी भी पर्सन से लोन लेते हो, बिजनेस के लिए लोन लेते हो, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट दोगे वो अलाउड होगा। लेकिन आपने लोन किसके लिए लिया है, कैपिटल असेट परचेस करने के लिए लिया है, तो असेट परचेस करने से लेकर इंस्टॉल करने तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना, उसके बाद वाला जो भी इंटरेस्ट होगा वो पीएनएल में डेबिट कर देना। लेकिन पीएनएल में डेबिट तभी करना अगर आपने लोन ले रखा हो किससे, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपने उसको एक्चुअली पे कर दिया हो, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला सब्जेक्ट टू 43B है, और अदर से लोन लिया है तो वो 43B नहीं लगेगा वहां पर। इसका मतलब अगर अपने ड्यू बेसिस पे भी
एक्सपेंडिचर कर दिया है, पे नहीं भी किया है तो भी पेंडल में डेबिट कर सकते हो। आ जाता है बच्चों, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, समझो, वो बोल देगा इंटरेस्ट टू एसबीआई इज ड्यू बट नॉट पेड, एम्प्लॉय इज पर्सन, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, दैट पर्सन इज फॉलोइंग मर्केंटाइल बेसिस। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ मर्केंटाइल बेसिस है, ड्यू बेसिस के ऊपर खर्चा तो क्या करने दिया जाता है, माइनस करने दिया जाता है, वो इंटरेस्ट माइनस करने दिया जाएगा। लेकिन बच्चों 36 क्या बोलता है, इंटरेस्ट तभी माइनस कर सकते हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जब वो सब्जेक्ट टू 43B हो, और 43B बोलता है कि वो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, पे हो जाना चाहिए। तो 14 में से अपने कितने खर्चे हो गए बच्चों, 9 खर्चे हो चुके हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हो गए अपने, एक बार ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो चुका है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव फंड हम बात कर चुके हैं, पेंशन फंड हम बात कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपन बात कर चुके हैं, बोनस एंड कमीशन की हम बात कर चुके हैं। इसके बाद वी हैव टॉक्ड अबाउट गाइस दैट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर दी स्टॉक, और फिर हमने बात कर ली है इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन दी हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ वी हैव सीन दिस थिंग। हाँ, एक और एक चीज़ हो चुकी है बच्चों, अलाउंसेस फॉर एनिमल्स। अब बाकी की जो प्रोविजंस है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।